हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार रूप से चल रही होगी। हम आपका स्वागत करते हैं अग्नि बैच में, जो कि एकलव्य वाटिका के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें क्लास 10th बिहार बोर्ड का पूरा सिलेबस 70 दिनों में आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आपको करवाए जाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 10 साल पीछे का क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। तो अग्नि बैच में जरूर ज्वाइन करें। अग्नि बैच पूरा फ्री है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है। शाम 6 बजे से आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेगी, तो आपके जो भी दोस्त होंगे उनको ये सूचना जरूर दे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का अगला टॉपिक ले आए हैं, जहां पर हम लोग विद्युत विभव, विभवांतर, ये सारे चीजों के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। आई थिंक अब आपको फिजिक्स से थोड़ा मोहब्बत हो गया होगा, आपको मजा आ रहा होगा फिजिक्स क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोचिंग में नहीं समझ में आ रहा होगा, फिजिक्स न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसे आपको फिजिक्स से मोहब्बत करवा देंगे हम। टेंशन नहीं लेना है, बस फॉलो करते जाना है। तो पहले हम विद्युत विभव देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो विद्युत विभव क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युतीय विभव कहते हैं। ये तो हमारा परिभाषा था, जिसको आप याद कर लेना। लेकिन अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो मेरे को अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो समझिए, एक अनंत से, यानी अनंत से अगर किसी पॉइंट ए बिंदु पर कोई एक आवेश है जो अनंत, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अनंत, ठीक है। अनंत पर कोई एक प्लस क्यू आवेश है और अनंत पर कोई प्लस क्यू आवेश है, वो अगर किसी एक खास बिंदु पर आना चाहता है, ये आवेश जो है इस बिंदु पर आना चाहता है, ठीक है। तो अब बताइए भाई, हम ही हैं यहां पर खड़े हुए, तो अगर हम इस बिंदु यहां पर हम जाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे हम घुसकते हुए चले जाएंगे यहां पर। तो हम एक जगह से दूसरे जगह गए, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमको कुछ काम करना पड़ा, कुछ कार्य करना पड़ा। फिजिक्स के अनुसार हमको कुछ कार्य करना पड़ा, है ना। तो उसी कार्य की मात्रा को ना विद्युतीय विभव कहते हैं। एक बार और समझिए, अनंत पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ था, अनंत पर कोई प्लस क्यू आवेश था और कोई प्लस क्यू आवेश किसी एक खास बिंदु पर आना चाहता है। तो ये प्लस क्यू आवेश अगर अनंत से किसी एक खास बिंदु पर आएगा, तो अब ये यहां से लेकर यहां तक चल के जाएगा, तो इसको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कितना मात्रा में कार्य करना पड़ेगा ना, उसी को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये प्लस क्यू आवेश अनंत से अगर किसी एक खास बिंदु पर आना चाहेगा, तो इसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उसी कार्य को ना, कितना कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। बच्चों आ गया समझ में? फिर से एक बार बताता हूं। अनंत बिंदु पर से कोई एक इकाई धन आवेश को अगर कोई एक खास बिंदु पर आना है, तो उस आवेश को जो भी कार्य करना पड़ेगा अनंत से उस खास बिंदु पर जाने के लिए, उसी किए गए कार्य की मात्रा को हम विद्युतीय विभव कहते हैं। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं। अब इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गया, कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। अब देखिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। बहुत बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, तो ये वोल्ट आप लगाना। यह एक अदिश राशि होती है, ये हमारा विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, ये भी याद रखना। और हमारा जो पृथ्वी है ना, उसका जो विभव होता है वो 0 होता है, शून्य होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस विद्युत विभव में बस इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं।
बस अनंत से कोई भी अगर आवेश है धन आवेश, वह अगर अनंत से किसी एक खास बिंदु पर आ रहा है तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य की मात्रा को विद्युत विभव कहते हैं। आ गया बच्चों आपके इस खाली खोपड़ी में मेरी बात घुस रही है ना, गुड। फिर आगे बढ़ते हैं, विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है इसको समझते हैं। इंग्लिश में इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। इकाई धन आवेश की विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु, देखिए आप यहां पर बार बार विद्युतीय क्षेत्र आ रहा है, विद्युतीय क्षेत्र आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को विद्युतीय क्षेत्र समझ नहीं आता। तो देखिए कोई एक आवेश है ना, मान लीजिए कोई एक प्लस आवेश है, मैंने कल के क्लास में भी इसके बारे में बताया था। कोई एक आवेश है और उस आवेश का जहां तक प्रभाव है ना, उस आवेश का जहां तक प्रभाव है, उस आवेश का जहां तक अपना एरिया है, जैसे गुंडा लोगों का अपना एक एरिया होता है ना, एक क्षेत्र होता है, उतना ही बार अपना गुंडागर्दी दिखा सकते हैं। उसी तरह से ये आवेश है ना, इसका इतना ही दूर तक गुंडागर्दी है, ये इतना ही दूर तक भाई कोई और चार्ज को यानी कोई और आवेश को खींच सकता है, नहीं तो बाहर धकेल सकता है, इतना ही दूर में। फिर यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तब इसको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यह इसके दायरे में नहीं आ रहा है, यह इसके क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो यह इसको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगा ठेल के भगा देगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों सेम हो गया तो ठेल के भगा देगा। समझ में आया? तो जैसे ही इसको ठेल के भगाएगा कब? जब इसके दायरे में आएगा, जब इसके क्षेत्र में आएगा तब, है ना। तो यही जो क्षेत्र है ना, ये खास जो आप दायरा देख रहे हैं, इसी दायरा को तो विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। किसी आवेश का जो क्षेत्र होता है उसी को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। तो देखिए विभवांतर होता क्या है कि इकाई धन आवेश की विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। बच्चों थोड़ा मैं इसको मिटाना चाहूंगा, 1 मिनट आराम से, क्योंकि देखिए ये अभी स्टैंड में रखा हूं ना, एक टेबल पे रखा है, तो मेरे को जो भी यहाँ पर से मिटाने वाला है, जो भी उठाना पड़ता है तो स्टैंड हिल जाता है, इसी के लिए ओके। तो देखिए यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं। क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि मुझे एक डायग्राम से आपको समझाना है। तो देखिए यहां पर एक x पॉइंट है, यहां पर एक y पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं। ओके, अब यहां पर मान के चलिए यहां पर प्लस q आवेश रखा गया है, सपोज मान लेते हैं। देखिए इस यहां पर विद्युत विभव में क्या था, इनफाइनाइट से यानी अनंत से आवेश एक खास बिंदु पर आ रहा था, लेकिन यहां नहीं होता। यहां डायरेक्ट कह दिया है कि इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी अगर ये एक बिंदु है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर कोई प्लस क्यू आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु बेचारा ही जा रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। एकदम ठीक इसी का मतलब इसी से मिलता जुलता ये भी है। विद्युत विभव विभवांतर से बहुत हद तक मिलता जुलता है, बस इसमें क्या है, ये अनंत वाला बात आ जाता है, इसमें अनंत वाला बात नहीं आता है ना। तो किसी एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक कोई एक धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, तो उस धन आवेश के द्वारा किया गया कार्य जो होगा ना, उस धन आवेश के द्वारा किया गया कार्य ही उस दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। एक बार और मैं समझाना चाहूंगा इसको। अच्छा एक काम करते हैं क्या कि यहां पर कचरा हो जा रहा है, मैं इसी बात को नीचे समझा देता हूं। देखिए ये मानिए ये x बिंदु है, ये y बिंदु है, ठीक है बच्चों, यह एक x बिंदु है, एक y बिंदु है, यहां पर प्लस q आवेश रखा गया है, ठीक है। अब यह एक खास बिंदु पर है यानी x बिंदु पर है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर कोई धनावेश, ये धनावेश है क्योंकि प्लस चार्ज है, तो एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर अगर धनावेश जा रहा है, तो उस धन आवेश के द्वारा किया गया कार्य, यानी ये जो आवेश है ना, अब यहां पर पहले था, अब यहां पर जा रहा है, पहले यहां पर था लेकिन अब यहां जाते हुए अब यहां पर पहुंच गया है प्लस क्यू, तो इसको ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। हम ही है यहां, तो अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो हमको भी कुछ कार्य करना पड़ रहा है भौतिकी के अनुसार। तो इस आवेश के द्वारा किया गया कार्य ही
क्या कहलाता है? इस दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है, जिसको हम भी से दिखाते हैं। खैर इसको तो डेल्टा भी से हम दिखा सकते हैं, या आप भी से भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है। आ गया ना समझ में कि किसी दो बिंदु के बीच में अगर यानी किसी एक बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर वो प्लस क्यू आवेश जाना चाह रहा है, तो उस प्लस क्यू आवेश के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? इस दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये बात आई थिंक आपके खाली खोपड़ी में अंदर चली गई होगी। तो आप क्या करना, वो जो मैं आपको समझाया वो आपने खाली खोपड़ी में एक बक्सा ले लेना है, और बक्सा में लिंक वाला ताला जो है मार देना है, क्योंकि लिंक वाला ताला बहुत मजबूत होता है, तो वो खाली खोपड़ी से आपको जो मैं समझाया हूँ वो निकलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी जाओगे, अभी पढ़ लोगे, उसके बाद सो जाओगे, उसके बाद मैसेज आएगा, चैटिंग करने लगोगे भाई वो, फिर दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने यानी क्रिकेट खेलने चल दोगे, फिर समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 3 महीना ही बचा है, तो अच्छे से पढ़ना है अपने लोगों को। ठीक है, अब देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम भी से दिखाते हैं। ओके, अब बार बार कहते हैं भाई एक एक बात को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गया, 1 वोल्ट को भाई डिफाइन कीजिए। 1 वोल्ट को हम लोग को परिभाषित करना है। तो देखिए 1 वोल्ट को परिभाषित करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताना चाहेंगे। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको समझिए। देखिए मैंने बोला भी बराबर क्या, तो कितना कार्य किया गया, कितना कार्य किया गया, किसके द्वारा? आवेश के द्वारा। तो उसी को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई आवेश जा रहा है, तो उस आवेश के द्वारा किया गया कार्य ही तो विभवांतर कहलाता है। तो क्या V इक्वल टू W/Q नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसका यूनिट जो इकाई है वो क्या हो जाएगा? W का मतलब होता है कार्य। मैं यहां पर लिख देता हूं, W बराबर यहां पर होता है कार्य, Q बराबर होता है आवेश, और V बराबर विभवांतर तो आपको पता ही है बच्चों। तो यहां पर इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? W के लिए देखिए V इक्वल टू W के लिए हम क्या लिखते हैं? W क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। W बराबर क्या होता है? कार्य, और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसको हम J से लिखते हैं जूल, और बट्टे में यहां पर Q है। Q बोले तो आवेश है, और आवेश का एसआई मात्रक हम पिछले क्लास में बताए थे कूलम्ब होता है, जिसको हम C से दिखाते हैं। तो वोल्टेज को यानी वोल्ट को हम कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब भी बोलते हैं। क्या? जूल पर कूलम्ब भी बोलते हैं। ये अभी आगे हम बताएंगे, और भी इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, तो ये कंसेप्ट हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, गुड। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कर दीजिए, तो आसान है। जब देखिए यहां पर, देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, 1 वोल्ट को अगर आपको डिफाइन करना है तो देखिए कितना, जब 1 जूल यानी जब क्या बोला मैंने, यहां पे लिखा हुआ है, मैं पहले पढ़ लेता हूं उसके बाद बताता हूं। किसी चालक के तार से अगर 1 कूलम्ब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा अगर 1 जूल हो, तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। यानी अगर 1 जूल कार्य होगा, क्या बोला मैंने? अगर 1 जूल कार्य होगा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर 1 कूलम्ब का आवेश जाता है, एक बार फिर से बता देता हूं कि जब 1 कूलम्ब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जाने में 1 जूल एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसी को 1 वोल्ट बोलते हैं बच्चों। सीधा बात समझ लो तो। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको याद रखना, बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। ओके, तो आशा करते हैं आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो ये 1 वोल्ट आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये जो विभवांतर होता है, इसको हम मापते हैं किस चीज से? तो इसको हम मापते हैं वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से इसको मापा जाता है, और इसको हमेशा विद्युतीय परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब मैंने पीछे वाले क्लास में बताया था एमीटर, और एमीटर के बारे में बताया था। तो एमीटर में आपको बताया था कि
एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यहां पर बता रहा हूं वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, समानांतर क्रम क्या होता है, अगले लेक्चर में इसको भी करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम इसको पढ़ाएंगे बढ़िया से, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमेशा वोल्ट मीटर से हम लोग किसी भी या किस विभवांतर को हम मापते हैं, और हमेशा याद रखिए विभवांतर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोध कम क्यों रहेगा, क्योंकि ये विद्युत धारा थोड़ी माप रहा है, ये तो वोल्टेज माप रहा है। तो वोल्टेज माप रहा है तो इसको करंट से उतना मतलब है नहीं, तो करंट से मतलब नहीं है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। गुड, चलो, तो यहां पर अगर इतना सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो यहां पर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यदि 8 मिली कूलम आवेश को, समझिएगा इस क्वेश्चन को, यदि 8 मिली कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P पर लाया जाता है, तो देखिए मैं यहां पर फिगर भी ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहां पर मान लीजिए यहां अनंत है और यहां पर एक P नाम का बिंदु है, और यहां अनंत पर जो है 8 मिली कूलम का आवेश रखा गया है। 8 मिली कूलम MC ओके। और अनंत से ये जो आवेश है अगर यहां एक खास बिंदु P पर आया है तो इसका जो कार्य है, जो W है कार्य, वो 0.96 जूल दे रखा है। तो आपको कह रहा है बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, यानी यहां पर जो विद्युत विभव क्या होगा, यानी V क्या होगा, P पर विद्युत विभव क्या होगा हमको निकालना है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखो यहां पे हमने फॉर्मूला लिखा है V = W/Q, तो लगा देंगे। और हम लोगों को क्या क्या दे रखा है वहां पर, तो यहां पर दे रखा है W बराबर आप लोगों को दे रखा है 0.96 जूल, और Q बराबर दे रखा है 8 मिली कूलम। ओके, और हम लोग को भी निकालने के लिए कह रहा है, फार्मूला सामने है, वैल्यूज डाल दो आप। तो देखो हम लोग करते हैं, V की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो V = W/Q होता है। और याद रखो यहां पर Q जो है ना मिली कूलम में दे रखा है, तो मिली कूलम को हम लोग को कूलम में बदलना है। तो देखो भाई यहां पे मैं बताता हूं, 1 मिली कूलम बराबर होता है 10 पर पावर, यानी 1 × 10 पर पावर -3 कूलम होता है। और यहाँ 8 मिली कूलम है, तो 8 मिली कूलम बराबर हो जाएगा 8 × 10 पर पावर -3 कूलम। तो ये वैल्यू हम डाल देंगे, आसान है। तो V बराबर W के जगह पर हम ये रखेंगे, कार्य कितना हो रहा है 0.96 जूल हो रहा है, और आवेश कितना दे रखा है, तो आवेश हम ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम अब ये लिखेंगे, कूलम में हमको परिवर्तित करना था इसको, तो हम लिखेंगे 8 × 10 पर पावर -3 कूलम। ठीक है, तो चलिए इसको और ऐसे करते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, V = देखिए ये 10 पर पावर -3 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 10 पर पावर +3, और पहले से 0.96 था और बट्टे में 8 हो जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं अपना लोग, अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 100 जाएगा, अगर यहाँ से 100 जाएगा तो यहाँ से यहाँ ये कटेगा तो मात्र 10 बचेगा, केवल 10 बचेगा। तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा 960/8। और अगर आप इसको काट के देखो, अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो आपकी आंसर कितनी चली आएगी, अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो हमारी जो आंसर है वो 120 आ जाएगी। और यहाँ पर पहले से कितना दे रखा था, जूल और नीचे कूलम, तो जूल पर कूलम वोल्ट होता ही है, यहाँ पर देखिए जूल पर कूलम = वोल्ट, बात वही हो गई। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज है वो 120 आ गया। तो हमारा जो यहाँ पर P पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 120 वोल्ट होगा। तो इसको आप जल्दी से लिख लें, फिर हम आगे पढ़ा रहे हैं, पहले इतना आप लिख लें। तो देखिए स्टूडेंट्स,
जिस चीज का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि हर बार बिहार बोर्ड में ये वाला टॉपिक हर बार पूछता है। शायद ही एक दो साल ऐसा होता है जिस बार नहीं पूछती, लेकिन हर बार ये ओम का नियम जो है ना, हर बार पूछा जाता है। तो हम बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यहां तक अगर आप आ गए हैं तो ये टॉपिक देखना नहीं है भूलिएगा, क्योंकि हर बार ये आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, सोनो, जो भी आप हो मेरे, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या है ओम का नियम? अगर आपने अपने कोचिंग में नहीं पढ़ाए होंगे, अगर आपको रटा दिया गया होगा, तो यकीन मानिए अगर आप 5 मिनट रुक जाते हैं यहां पर तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा जीवन में जो चीज हम लोग का डेली लाइफ में होता है उस तरीके से आपको समझा दूंगा, और आपको एकदम ओम का नियम जो है ना आपके जबान पे रहेगा, और एकदम कोई याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपके दिमाग में ही रहेगा ये चीज़। मैं ये कैसे तो बताता हूँ। पहले ये जो आपको रट्टाफिकेशन वाला डेफिनेशन है वो बता देता हूं। वो है किसी नियत ताप पर, देखिए ओम का नियम तभी वैलिड हो सकता है जब तक हमारा तापमान, दाब, ये सब एकदम कांस्टेंट नहीं हो। ये सब चीज को कांस्टेंट होना होगा, यानी नियत होना होगा, एक समान होना होगा। तब अगर किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उस चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। सर जी कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, समझाते हैं आपको। अपने घर में क्या देखा होगा कि जब वोल्टेज कम हो जाता है, देखिए एक बात और मैं बता दूं, विभवांतर को ना वोल्टेज भी बोला जाता है। आया समझ में? विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज भी है। तो आप लोग घर में देखे ही होंगे कि अगर वोल्टेज कम रहता है, आप लोग घर में सुने होंगे आपकी मम्मी बोलती है अरे यार वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया। आपकी मम्मी बोलती होगी वोल्टेज कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज अगर कम हो गया ना, आप देखते ही होंगे कि वोल्टेज अगर कम हो जाता है तो पंखा जो एकदम स्पीड में चल रहा था, पहले वोल्टेज बहुत था तो बहुत स्पीड में हुर्र इस तरह से चल रहा था, लेकिन वोल्टेज कम जो हो गया तो पंखा अब ऐसे ऐसे चलने लगा, धीमे 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 धीमे, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विद्युत धारा है ना, ये पूरी तरह से निर्भर कर रहा है विभवांतर पर। विभवांतर जैसा होगा वैसा ही विद्युत धारा हो जाएगा। यानी हमारा वोल्टेज, विभवांतर को ही वोल्टेज बोलते हैं, यानी वोल्टेज हमारा बहुत बढ़ जाएगा तो उसमें विद्युत धारा भी बहुत बढ़ जाएगा। और पंखा धीरे से चल रहा था पहले तो बहुत तेजी से चलने लगेगा, क्योंकि विद्युत धारा बढ़ गया है विभवांतर के बढ़ने के कारण, यानी वोल्टेज के बढ़ने के कारण। और अगर भाई विभवांतर यानी वोल्टेज कम हो गया तो पंखा भी हुचुक हुचुक के चलेगा, धीमे धीमे, है ना? समझ में आया? टॉनी कक्कर का जो गाना है, धीमे 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 धीमे। ओके, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए। तो यही तो है ओम का नियम, बस यही है। यानी हमारा जो विभवांतर जो होता है, यानी हमारा जो विद्युत धारा होता है हमारा, देखिए ये एक तार है, यह एक वायर है, इसमें जो भी धारा बह रही है वह इस वायर में मौजूद विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ जाएगी। जैसे अभी आपको बताया कि आपके घर में वोल्टेज अगर बढ़ जाता है तो विद्युत धारा भी बढ़ जाता है। वो जो लाइट जो आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, वोल्टेज अगर बहुत कम रहता है तो एकदम धीरे धीरे लिबिर लिबिर बढ़ता है ना? लिबिर लिबिर, कैसे? लिबिर लिबिर। अब वोल्टेज बहुत रहता है तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि 100 वाट का बल्ब फ्यूज भी हो जाता है, इतना ना वोल्टेज से लाइन आता है। समझ में आया? यानी वोल्टेज अगर ज्यादा रहेगा तो करंट भी ज्यादा रहेगा, अब वोल्टेज कम रहेगा तो करंट भी कम रहेगा। सर जी तो वही बात तो है। समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है? समानुपाती कहने का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ गया तो दूसरा चीज भी बढ़ जाएगा, अगर एक चीज घट गया तो दूसरा चीज भी घट जाएगा। तो इस कथन से, जो मैंने आपको बात बताया, उस कथन से हमारा जो विद्युत धारा है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर कर रहा है?
वो पूरी तरह से विभवांतर यानी वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है। वोल्टेज जैसा चाहेगा वैसे उंगली पर उसको नचाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी, अब वोल्टेज घट जाएगा तो विद्युत धारा भी घट जाएगी। यही है हमारा ओम का नियम। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो यहां पर हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती, V समानुपाती I, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ जाएगी और V घट जाएगी तो I भी घट जाएगा। ठीक है, I मैंने क्या लिखा, I को ही तो दिखाते थे ना, I से ही तो दिखाते थे विद्युत धारा को, और V विभवांतर के लिए होता था। और ये जो है ना, ये इस तरह से मछली नहीं है सर जी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मछली नहीं है, ये है समानुपाती का साइन है ये। और जब भी आप लोगों को पता होगा फिजिक्स में, अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये अगर समानुपाती का जो साइन है वो हम लोग जब हटाते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कांस्टेंट देना पड़ता है। तो भी जब हटेगा इक्वल टू बनेगा, बराबर में आएगा, तो यहां पर एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, वो R होता है, और यहां वाला I हम ऐसे ही लिख देंगे। इसी को हम सही से लिखेंगे तो V इक्वल टू IR हो जाता है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है जहां पर V का मतलब होता है विभवांतर, I का मतलब होता है विद्युत धारा, I का मतलब होता है विद्युत धारा, और R का मतलब होता है, नया चीज हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। आ गया समझ में? हाँ, तो यही तो है ओम का नियम, इसमें कुछ खास है नहीं। और प्रतिरोध आपको मैंने कल बताया भी था, खैर अभी और बताएंगे। और इस चीज में ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि इसमें ओम के नियम में ग्राफ भी पूछता है, जिसको हम VI ग्राफ बोलते हैं। क्या? VI ग्राफ। क्या? VI ग्राफ। ओ भाई, ग्राफ। तो VI ग्राफ आप लोगों को पूछता है एग्जाम में, तो कैसे आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी, इस तरीके से मैं बताता हूं कैसे। कुछ इस तरह से आपको दिया रहेगा, यहां पर वोल्ट लिखा रहेगा V से, और यहां पर विद्युत धारा लिखा रहेगा, विद्युत धारा I, और यहां पर उसका कुछ मान दिया रहेगा, कुछ वैल्यू दिया रहेगा। सपोज यहां पर मान लेते हैं कितना, 10 वोल्ट, यहां पे 20 वोल्ट, यहां पे 30 वोल्ट। ओके, और I का मान 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, और कुछ इस तरह से वैल्यू दे रखी है। और आपको कहेगा कि भाई यहां पर एक ग्राफ खींचिए, VI ग्राफ। कैसे खींचोगे? तो ऐसे खींचोगे, देखो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है ना, ये X एक्सिस होता है, ये Y एक्सिस होता है, Y अक्ष आप लोगों को पता होगा। यहां पे 0 वोल्ट, यहां पे हो जाएगा हमारा, यहां पे 0 वोल्ट, यहां पे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, फिर हमारा 30 वोल्ट, यहां पे 0.1 एम्पियर, यहां पे 0.2 एम्पियर, यहां पे 0.3 एम्पियर। तो जब 10 वोल्ट करंट, जब 10 वोल्ट विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, तब हमारा करंट 0.1 एम्पियर बहता है। तो हम कुछ पॉइंट यहां पे लगा देंगे। देखिए, जब हमारा 10 वोल्ट रहता है तो हमारा करंट 0.1 एम्पियर। जब हमारा वोल्टेज 20 वोल्ट, देखिए यहां पर, जब हमारा वोल्टेज 20 वोल्ट होता है तो करंट 0.2 एम्पियर होता है। तो जब हमारा वोल्टेज 20 वोल्ट होता है तो करंट 0.2 एम्पियर, कुछ यहां पे आ रहा है। फिर आगे देखिए, जब हमारा वोल्टेज 30 वोल्ट होता है तब हमारा करंट 0.3 एम्पियर होता है। यानी जब हमारा वोल्टेज यहां पर 30 हो, यहां पे 30 हो, तो करंट 0.3 एम्पियर। तो कुछ यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे आ रहा है, तो इसको भी हम मिला लेते हैं, ये यहां पे जाएगा और ये वाला यहां पे। अब तीनों को मिलाइए तो इसका जो लाइन बनेगा ना, ये पूरा सीधा बनेगा। इसका जो लाइन बढ़ता है वो पूरा सीधा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये जो सीधा है ना, वही तो है प्रतिरोध। वही क्या है भाई? वही है प्रतिरोध, जो कभी बदलता नहीं है। भी बदल सकता है, I बदल सकता है, लेकिन प्रतिरोध नहीं बदलेगा, है ना। हमारा ओम का जो नियम होता है उसमें प्रतिरोध हमेशा बराबर होता है, सेम होता है, प्रतिरोध बदल नहीं सकता, इसका वैल्यू पहले से फिक्स होता है।
तो यही था ओम का नियम। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है तो भाई डालने में भी मेरे को प्रॉब्लम होता है और आप लोग उतना बड़ा देखते भी नहीं हो। तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन सब रहेगा वो अगले वीडियो में करेंगे। पहले अगर आप इतना लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिखिए, मैं थोड़ा साइड होता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए हैं जो कि मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, और भी बहुत सारे चीज बच गए हैं, यानी जो प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध किन किन कारणों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है ना। प्रतिरोध किस किस क्रम में जोड़ा जा सकता है, एक समानांतर क्रम में होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है। तो ये सारे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं ये सारी बात आप लोगों ने लिख लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं अग्नि बैच के बारे में। यहाँ पर 70 दिनों में आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें ताकि वो इस ऑफर का लाभ उठा पाए। इसका कॉस्ट 1 भी रुपया नहीं है, आपको 1 को रुपया नहीं देना पड़ेगा। फ्री में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।